ये सरकार कहती है कि हमने 4 करोड़ मकान बनाए, 11 करोड़ शौचालय बनवाए, 80 करोड़ लोगों को राशन दिया, 220 करोड़ लोगों की वैक्सीन बनाया। ये जो कामयाबियां हैं और सरकार के सामने जो चुनौतियां हैं, मसलन महंगाई है, बेरोजगारी है, इन दोनों के बीच में सरकार अपनी कामयाबियों को लेकर कितना बड़ा परसेप्शन लोगों के बीच में बनाती है या चुनौतियों के आगे हार जाती है, ये लड़ाई चलती है। आज मेरे साथ 2 खास मेहमान हैं। सरकारें जब नीतियां बनाती है और वो कहती है कि इनका असर वो आखिरी पायदान पर जो आदमी है उस तक होता है, और हम कल्याणकारी योजनाओं के जरिए देश की तरक्की के रास्ते पर पुरानी सरकारों से ज्यादा तेज रफ्तार से और बेहतर तरीके से चल रहे हैं, तो क्या गारंटी है? इसलिए आज मैंने इन 2 मेहमानों को जोड़ा है। इस देश की सरकारों के साथ आप बात करते हैं, मंत्रियों के साथ बात करते हैं, तो आपको उन लोगों से बात करना भी चाहिए जिन तक नीतियां जाती हैं, जो उन नीतियों को लेकर के जमीन पर लोगों के बीच रहते हैं, उनका फायदा उनके जरिए लोगों तक पहुंचता है या नहीं। तो पत्रकारिता के 2 अलग अलग सिरे हैं। एक नीतियां तैयार करने वाली सरकारें, व्यवस्था, और एक वो आदमी जो समाज में आम आदमी है। उसके बीच में आप लोग हैं जो पुल की तरह काम करते हैं। राजेंद्र जिंदल जी और विनोद शर्मा जी, दोनों 2 तरह के बिजनेस में, और दोनों के जरिए रोजगार पैदा हुए। मेरी बात बहुत दिलचस्पी से आप लोग सुनिएगा, और ये दोनों लोग मुझे लगता है कि किसी भी पैनल से जरूरी पैनल का हिस्सा हैं। इस देश में प्रधानमंत्री ने कोविड के दौरान ये कहा कि आत्मनिर्भर भारत की तरफ हमको जाना पड़ेगा, और आत्मनिर्भर भारत का एक कॉन्सेप्ट लेकर के देश की सरकार ने अपनी नीतियों को उस आधार पर तैयार करना शुरू किया। मुद्रा योजना भी उसी के तहत आई। प्रधानमंत्री बार बार मुद्रा योजना का जिक्र करते हैं। आप दोनों लोग वो हैं जो प्रधानमंत्री के दावे के बाद जमीन पर उसका असर कितना है उसकी गवाहियां हैं। राजेंद्र जी, आप वैसे मैट्रेस के धंधे में हैं। जिस वक्त में एक सरकार आती है, कहती है योग करो, सेहत पर ध्यान दो, फिट इंडिया जरूरी है। हमने जब इनसे बात की तो इन्होंने कहा कि नहीं, जो योग है, खान पान है, आपका जिम है, वैसे ही आपका सोना भी है। 8 घंटे सोने के लिए जरूरी है, लेकिन आप कहां सोते हैं, किस मैट्रेस पर सोते हैं, यह तय करता है कि आपकी सेहत कैसी रहेगी, यह भी तय करता है। इसलिए मेरा आपसे सवाल, ये भागम भाग तनाव का बहुत दौर रहता है, बहुत तरह के दबाव इंसान रहता है, चुनौतियां बहुत सारी रहती हैं। सोने के लिए वैसे कहा जाता है 8 घंटे सोना बहुत जरूरी है, लेकिन आप कहते नहीं, आप 8 घंटा सोइए जरूर, लेकिन आप किस पर सोते हैं ये जरूरी है। इसलिए मैं चाहता हूं कि आप लोगों को बताएं, फिर आप ये भी बताएं कि आप आत्मनिर्भर भारत से कैसे जुड़े और कैसे आपने अपने हुनर को एक कारोबार के जरिए आगे बढ़ाया। हम लोग बहुत नीचे, मतलब छोटी सी सोसाइटी से आए हैं, जमीन से उठा हूँ मैं, और हम लोगों ने, मोदी जी की नीतियों ने हम लोगों को इतना सहयोग किया है कि आत्मनिर्भर, उनका जो देश का सपना है वो आत्मनिर्भर के जरिए और MSME योजना के जरिए, मुद्रा योजना के जरिए हम लोग एक रिटेल काउंटर चलाते थे। उसके बाद मैंने डिस्ट्रीब्यूटर नेटवर्क में आया, फिर मैं इंडस्ट्री के लिए, हमने 2.5 साल पहले MSME योजना के अंदर एक इंडस्ट्री लगाई। तो मेरे साथ 150 परिवार जुड़े हैं जो उस धंधे में लगे। परंतु मेरा एक, क्योंकि मैं मैट्रेस इंडस्ट्री से हूँ, नींद से रिलेटेड हूँ, हम लोगों ने कारोबार कैसे शुरू किया? कारोबार एक बड़ा सिंपल आम दुकान, हमारे पिताजी की दुकान थी, उन्होंने मैट्रेस की दुकान की। आम जैसे लोगों ने, हम लोगों ने वो उसी धंधे में मैं भी जुड़ गया उनके साथ। फिर उसके बाद हम लोग होलसेल के धंधे में आ गए। तो फिर आगे जैसे जैसे नीतियाँ, मोदी जी की सरकार की नीतियाँ आई, तो फिर हम मैन्युफैक्चरिंग किया भी आ गए। तो हम लोगों के साथ और परिवार जुड़ के 800-150 परिवार की हमारे पास टीम है,
जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, परंतु 150 लोगों को आपने रोजगार दिया है, रोजगार दिया गया। तो उनके आपने आतंक- लोन कहाँ से लिया? हम लोग इससे काफ़ी समय से लगे हुए थे भी हम ये प्रयास करें भी कहीं ना कहीं जो परिवार हमारे से जुड़े हैं या हमारे पे मैट्रेस इंडस्ट्री के अंदर जिस तरीके की नींद से रिलेटेड ये चीज़ है, हम लोग बात करते हैं योगा की, हम योगा पे बहुत बात की, योगा होना चाहिए, हमने खान पान पे बहुत बात करते हैं, परंतु हम नींद से कोई बात नहीं करते। हम लोग क्योंकि इस धंधे में जुड़े हुए थे, ये बात व्यापार में जुड़े हुए थे, तो हमने नींद पे काम किया। नींद पे काम करने का मतलब ये है कि भी नींद, सही नींद होगी तभी तो आदमी सुबह फ्रेश उठेगा। 8 घंटे नींद, हम लोग आज की डेट में ये रुई के घर पहले चलते थे, उसके ऊपर आदमी सो जाता था, जैसा मैट्रेस बना रुई को पिंजवाया करा। उस टाइम इतनी थकान, इतनी भागा दौड़ी, इतनी लाइफ से आज का है, आज की तनावपूर्ण जिंदगी है, उसके लिए हमारी नींद भी एक अच्छी आनी बड़ी मुश्किल काम है। तो 8 घंटे की नींद लेना हमारे लिए बड़ा मुश्किल काम है, क्योंकि हम तनाव नहीं में नहीं, इतने लेकिन मेरा रहते हैं। कहना ये है कि नींद मेरी, जब आप कहते हैं कि जो जिस बिस्तर पे आप सोते हैं वह बिस्तर तय करता है कि आपकी नींद के साथ साथ आपके सोने का पोस्चर जो है वो भी ज़रूरी है आपकी सेहत के लिए, ये कैसे है? हर एक का अलग अलग वेट है, हर एक की अलग अलग हाइट है, हर एक की अलग अलग पोस्चर है। कोई सीधा सोता है, कोई उल्टा होके सोता है, कोई दाएं करवट में सोता है, कोई बाएं करवट में सोता है। तो हर एक को नींद अलग अलग है। ये साफ नहीं है कि फर्क है कि मैं सीधा सोता हूँ तो मुझे क्या करना चाहिए, आपको हार्ड मैट्रेस पे सोना चाहिए, और मैं उल्टा सोता हूँ तो, बिल्कुल सॉफ्ट मैट्रेस पे सोना चाहिए। और करवट पे? करवट पे सोती हैं तो नॉर्मल मैट्रेस पे सोना चाहिए, बिल्कुल नॉर्मल मैट्रेस होना चाहिए। ये नहीं साहब कोई पड़ोसी ले आया एक गद्दा, वो डाल दिया उसको, जैसा वो मेरे मित्र ने कह दिया, किसी ने कह दिया, वो इतना लाइटली नहीं लेना चाहिए हमारे को, क्योंकि हमने अपनी जिंदगी का 1/3 हिस्सा, तीसरा हिस्सा जिंदगी का बेड पे बिताना है, मैट्रेस पे बिताना है। 8 घंटे हमारे को रोज फ्रेश होने के लिए चाहिए ही चाहिए। ये आपको अगले दिन के लिए फ्रेश करने की एक कुदरत ने हमारे को देन दी है। इसको हमने 8 घंटे फ्रेश रहना है, अगले दिन के लिए फ्रेश रहना है, 8 घंटे सो के फ्रेश रहना है। आदमी घर को पूरा थकान से घर पे जाता है, तो वो क्यों जाता है? मतलब आप पूरे घंटे 24 घंटे भी काम कर सकते थे, 48 घंटे भी साहब काम कर सकते थे। आपको किसी ने थोड़ी कहा भी आप 8 घंटे के लिए घर पे जाए। 8 घंटे जाने का पर्पस ये नहीं है साहब, आपको 8 घंटे का 24 घंटे में अपने आप को थकान से दूर रखने का काम, वो काम है। आप अपने बेडरूम में जाएं, आप आराम से अपनी गहरी नींद से रिलेटेड है, गहरी नींद लें, आपकी यानी बार बार टूटती ना रहे नींद। आपने मुद्रा योजना से अपना कारोबार शुरू किया, मुझे लगा धीरे धीरे आपको ये भी समझ में आया कि भैया ये कारोबार तो नहीं, सर्विस है, सर्विस सोने है, का तरीका भी सोने कैसा का। है ये भी बताया जाना चाहिए। हाँ जी, हाँ जी। विनोद जी, मैं कुछ कहूँ बजाय इसके आप ये बताइए कि एक सरकार आती है, वो कहती है कि हमको आत्मनिर्भर भारत होना है। ये ठीक वैसे ही है जैसे आज़ादी से पहले स्वदेशी का आंदोलन था। वो आंदोलन अंग्रेज़ों की जो इकॉनमी की रीढ़ थी उसको तोड़ने के लिए था। आत्मनिर्भर भारत हिंदुस्तान की इकॉनमी की जो रीढ़ है उसको मजबूत करने के लिए था। इस पॉलिसी ने सरकार की आपको कितना प्रेरित किया और फिर आप आगे कैसे बढ़े? बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा। मैं एक ऐसे सेक्टर से आता हूं जो कि इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर है, और आप में से कुछ लोग जो हम उम्र होंगे या मुझसे बड़े होंगे, आपको याद होगा कि 30 साल पहले हमारी इंडियन ब्रांड्स थी टेलीविज़न की, रेफ्रिजरेटर की, एयर कंडीशनर की, और उसके बाद हमने एक WTO में एक ITA 1 पॉलिसी कहते हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एग्रीमेंट 1, उसके तहत इलेक्ट्रॉनिक्स के आइटम्स जो कि बेसिकली वो लैपटॉप और PCs को एम कर रहे थे, लेकिन बहुत सारे आइटम्स हमारे जीरो ड्यूटी पे लाए गए, ये कहकर कि हम सब ग्लोबलाइज हो रहे हैं और अब आप अपने आप को कॉम्पिटिटिव बनाइए, नहीं तो यहाँ से बाहर हट जाइए। तो 30 साल में मैंने अपने आंखों के सामने देखा कि हम एक बहुत आत्मनिर्भर सेक्टर थे। सारा इलेक्ट्रॉनिक्स हम यहाँ बनाते थे, उसके PCB, उसके कैपेसिटर, ट्रांसफार्मर सब यही बनते थे, पिक्चर ट्यूब हिंदुस्तान में बनता था। लेकिन 30 साल में वो मैन्युफैक्चरर्स को उस गलत पॉलिसी की वजह से, और गलत समय पे पॉलिसी में कहूँगा, पॉलिसी कोई गलत नहीं होती लेकिन हर एक चीज़ का एक सही समय होता है, तो क्योंकि उसको बहुत गलत समय पे लाया गया, हमारे मैन्युफैक्चरर्स फोर्स हुए कि वो ट्रेडर बन जाए, और कई उनमें से ब्रांड्स अब वो कोरिया से, चाइना से, जापान से इंपोर्ट करके ठप्पा लगा के उसको यहाँ बेचने लगे। अब इस दौर में हमारे साथ एक बड़ी अच्छी चीज़ हुई, हम हर दिवाली पे एक फंक्शन मनाते हैं अपने लोगों के साथ। जब मोदी जी ने आत्मनिर्भर भारत का नारा दिया, हमने भी उसके बारे में कुछ बात की,
तो हमने जब शुरू किया था हम 40 लोग थे हमारी कंपनी में, आज हम 640 परिवार जुड़े हुए हैं। तो मैं उन 40 से यही कहता हूँ कि यार आप भी मेरी तरह एक बिजनेसमैन हो, एम्प्लॉयर हो, क्योंकि हर एक आदमी ने 16 परिवारों को नौकरी दी है, तो हम 640 हो गए। और मैं आज पूछता हूँ कि मुझे और आगे क्या करना है, मैं यही कहता हूँ कि 640 जो 16 ने किया, 40 ने किया था, वही आप कीजिए, तो हम 10,000 लोग की कंपनी बन जाएंगे। लेकिन बनेंगे कैसे? तो हमारे एक कर्मचारी ने हमसे कहा कि हर रोज सुबह हमारे यहाँ 9 बजे प्रेयर होती है, नेशनल एंथम गाया जाता है, थॉट फॉर द डे होता है, ये कई सालों से पता है दफ्तर में। तो दिवाली के दिन किसी ने मेरे पास आया और उसने कहा कि सर आप आत्मनिर्भर की भारत की बात कर रहे हैं, मोदी जी की बात कर रहे हैं, लेकिन ये जो गणेश लक्ष्मी जी की मूर्ति हम अपनी पूजा उसमें रख रहे हैं थाली में, वो तो चीन से बन के आ रही है, तो हम क्या कर सकते हैं इसके बारे में? तो मैंने कहा ये बहुत अच्छा सवाल आपने उठाया, और मैं गणेश लक्ष्मी की मूर्ति नहीं बनाता हूँ, ये मेरा बिजनेस है, बट उस जगह जाने से पहले हम जो कैपेसिटर बनाते हैं, ये कैपेसिटर करोड़ों की तादाद में चाइना से भी आते ये हैं। कैपेसिटर क्या होता है? ये एक बहुत सिंपल कंपोनेंट है, जो लोग साइंस पढ़े होंगे, हर सर्किट में इलेक्ट्रॉनिक्स में 3 कंपोनेंट होते हैं, रजिस्टर, कैपेसिटर एंड इंडक्टर। ये 3 के बिना कोई सर्किट नहीं बन पाता है। तो चाहे वो आपकी एलईडी लाइट्स हैं, आपके पंखे हैं, आपकी गाड़ियां हैं, आपके सेलफोन्स हैं, तो कैपेसिटर लैपटॉप, बनाते सब कैपेसिटर लगता है। तो हमने जब शुरू किया था धंधा, इनफैक्ट मेरे फादर इन लॉ, मदर इन लॉ ने स्टार्ट किया था बिजनेस, और वो भी बड़ी अच्छी कहानी थी, क्योंकि उनको जानकारी नहीं थी, उन्होंने एक लाइसेंस लिया सरकार से, वो बिजनेस में आना चाहते थे, पहले एयरफोर्स में थे। सरकार की नीतियों और देश के मिजाज हाँ पर। जी, मैं उसी पे आ रहा हूँ। तो उस समय सरकार की नीति थी, लाइसेंस देते थे वो, तो उनको एक लाइसेंस मिला कि आप 1 करोड़ कैपेसिटर पूरे साल में बना सकते हैं, इससे ज्यादा बनाएंगे तो जेल हो जाएगी आपको। तो 1 करोड़ के दायरे में 3-4 कंपनीज को मिला था, सब बनाते थे, फिलिप्स भी उनमें से एक थी। लेकिन जब हमारी सेकंड जनरेशन आई और हमको एक चुनौती मिली कि अब मनमोहन सिंह जी ने, नरसिम्हा राव साहब ने इसको 0 ड्यूटी पे ले आए, तो या तो आप ग्लोबल स्केल पे ले आइए इसको, या इसको बेच बाच के खत्म कीजिए। तो ये बड़ी क्लियर थी हमारे सामने। अब उस नीति के तहत हमने कुछ स्केल अप करना शुरू किया। आपको जानकर खुशी होगी कि वो जो 1 करोड़ पीस हम पूरे साल में बना सकते थे, आज हम 2.5 दिन में वो बनाते हैं। रोज में 40 लाख कैपेसिटर बनाते हैं हमारे। कितने लोगों को काम दे रखा आपने? 640 लोग डायरेक्टली हमारे साथ जुड़े हुए हैं और कुछ लोग इनडायरेक्टली जुड़े हुए हैं। नाउ एक बार और मैं कहना चाहूंगा, तो उस दिन हमने तय किया उस दिवाली पर कि मोदी जी की बात जो आत्मनिर्भर भारत वाली है, वो हमको इतनी समझ में आती है कि चीन से कैपेसिटर लाना बंद कराइए। हम इतने अच्छे कैपेसिटर बनाएं और इतने सस्ते दाम पे बनाएं कि हमारे किसी भी ग्राहक को बाहर से इंपोर्ट करने की जरूरत ना पड़े। और आज मुझे बड़ी खुशी है ये कहते हुए कि हम लगभग वहां पहुंच चुके हैं। ये संकल्प का मामला होता है। इसलिए कहता हूं कि सरकारें जो नीतियां बनाती हैं, अगर आप आम आदमी तक पहुंच करके पूछते नहीं हैं, तो फिर सरकार की नीतियों में जो दावे होते हैं उनकी सच्चाई आप तक आती नहीं है। लाक्षागृह में जब आग लग गई तो पांडवों ने कहा कैसे निकला जाए, अब तो मरना तय है। तो नकुल जिसने पूछा कि नकुल कोई रास्ता है क्या, तो बोले हाँ एक खंबा है ना, इस खंबे को उखाड़िए, नीचे सुरंग जाती है, बाहर निकल जाएंगे। तो लोग बता क्यों नहीं, ये जला मर जाएंगे। तो उन्होंने पूछा नहीं। तो नकुल जी के साथ एक अभिशाप था कि जब तक आप पूछेंगे नहीं तब तक वो बताएंगे नहीं। ज्योतिष बहुत बड़े थे। फिर वो खंभा उखाड़ा भीम ने, और वहां से रास्ता निकला और पांडव निकल गए। ये जो हमारी जनता है, ये नकुल जी की तरह है। इससे पूछने के बाद जो असलियत होती है वो सामने आती है, निकलने का रास्ता मिलता है। सरकारें जो दावा करती हैं उनकी सच्चाई आपके जरिए सामने आती है। आप दोनों आए, अपनी बात रखिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। Thank you so much for this very interesting conversation. Always good to hear some of the best minds in the country speak with each other and hash these differences out. I request Vice President Marketing, Pooja Sharma Gupta, to come on stage. She's already on stage. आई एम इंटरप्टिंग, और आपकी परमिशन से मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि ये जो हमने किया, ये कैसे किया, वो आपके फेस्टिवल आइडिया से जुड़ा हुआ है। हमारा ये मानना था कि हर एक आदमी के अंदर, जैसे आपने पूछा, नकुल से पूछा नहीं, किसने बताया नहीं, तो सरकार ने हमसे नहीं पूछा, हमने नहीं बताया, लेकिन हमने भी अपने कर्मचारियों से नहीं पूछा था, तो हमने उनसे पूछना शुरू किया। और हमने केवल एक बहुत सिंपल मंडे टू फ्राइडे सजेशन स्कीम लगाई जो हर कंपनी में होती है। डिफरेंस ये था कि कोई बॉक्स नहीं है, आपको अपना सुझाव अपने सुपरवाइजर को देना है, और सैटरडे को वर्कर्स की एक कमेटी बैठेगी, फ्राइडे शाम को, वो डिसाइड करेगी कौन सा सुझाव एक्सेप्टेबल है। हर एक्सेप्टेबल सुझाव को 50 रुपए देते हैं। आज मैं ये हमने सर 58,070 सुझाव अभी तक एक्सेप्ट करके इंप्लीमेंट कर चुके हैं। तो 58,000 छोटे छोटे कारण है जो हम ये कर पाए। तो लोगों की सुनेंगे तो जरूर आंसर मिलेगा। Thank you, sir. बहुत खूब. जोरदार तालियां, please. Once again, a round of applause. Our Vice President Marketing, Pooja Sharma Gupta, giving away those mementos. Keep the applause coming, please. Come on. I'm sure everybody's had breakfast. Please keep the applause coming.
Okay. Thank you, everyone. Thank you.